हेलो एवरीवन, हिस्ट्री अनर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। सो हमने मेडवल इंडियन हिस्ट्री शुरू करा था एंड आज अलाउद्दीन खिलजी के टेटल एक्सपेंशन के पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में ये वीडियो लेक्चर डेडिकेटेड है। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट वेल, सो आई एम नॉट एबल टू complete this entire aspect in this video lecture, but I'll try कि next video lecture में आपको एक totality पे total expansion of Delhi सल्तनत under अलाउद्दीन खिलजी मतलब up to 1328 तक मैं खत्म कर दूंगा। So I've already uploaded several videos to medieval Indian history के regarding him, so I request you to please उन सारे वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें, तब जाकर आपको ज्यादा बेटर वे में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एक क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझ में आएगा। ऑल्सो ये सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ्स आपको हमारे इंस्टाग्राम बायो इज अनर्थ हिस्ट्री उस पे बायो सेक्शन पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे गूगल ड्राइव है, आप उस पर क्लिक करके आराम से सारे वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ्स को आराम से वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन, हमने एग्रेरियन रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड देन किस तरीके से उन्होंने पूरे एक सेंट्रलाइज सिस्टम को लाने की वापस कोशिश करी थी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर से बताया। प्रीवियस लेक्चर्स की सारी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएंगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मेडिवल इंडियन सेक्शन में जाकर भी यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, पहले तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। हमने एंशियंट इंडिया से ही समझा है कि कोई भी एक एम्पायर होता है वो अपने कोई भी एक एम्पायर स्टैब्लिश होता है तो एक छोटे से किंगडम से होता है। कि किंगडम और एम्पायर में जो डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको एंशियंट इंडिया की जो लेक्चर चल रही थी तब मैंने आपको बताया था। तो जब कोई भी किंगडम होता है तो किंगडम धीरे धीरे एम्पायर बनता है। तो ऑब्वियसली उसमें टाइम ड्यूरेशन का फैक्टर होता है और उसमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, एक्सटेंशन का भी फैक्टर होता है, कितनी बड़ी आपका, कितनी ज्योग्राफिकल एरिया में आपका एक्सपेंशन है, राइट। तो हर एक किंगडम, हर एक डायनेस्टी ये कोशिश करती है कि मैं अपनी किंगडम को एक एम्पायर तक में ट्रांसफॉर्म लेके जा सकूं, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी मेरे अंडर में रहे, सो दैट कि मैं ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हो सकूं, टेरिटरी पावरफुल हो सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे अंदर काम कर सके, मतलब अंदर रहे, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। बिकॉज काइंड ऑफ प्रेस्टीज भी एक फैक्टर बनता है। तो ये टेरिटरी एक्सपेंशन का पार्ट है। अगर हमें पूरे 9 डिकेड्स, 8 to 9 डिकेड्स की बात करें, खासकर जब अलाउद्दीन खिलजी का समय नहीं आता, तब तक यूजुअली जितने भी सुल्तान्स रहे, सुल्तान नॉट इंक्लूडिंग कुतुबुद्दीन ऐबक और मुबारक शाह, सो उन सब को जब हम लेके चलते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है मेनली दे वर नॉट ट्राइंग टू एक्सपैंड, दे वर नॉट ट्राइंग टू एक्सपैंड, व्हाट दे वर ट्राइंग इज कि जो हमारे पास टेरिटरी है थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, दैट वुड बी ओके, बट मेजर टारगेट जो है, मेजर जो हमारा फोकस एरिया है वो है कंसोलिडेशन, या फिर उस पूरे एम्पायर को इकट्ठा करके एक साथ रखना, उन सबको एक बास्केट में इकट्ठा जोड़ कर रखना। मैं लॉस नहीं करना चाहता, सेफ गेम, राइट। तो ऐसा ही जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। और इसके पीछे कई कारण भी माने जाते हैं। पहला कारण तो ये था कि कॉन्टिन्यूसली आपने एक नया रूल स्टैब्लिश करा है, एंड एक ऐसा रूल स्टैब्लिश करा है जहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि ऑब्वियसली आपको ये देखने को मिल रहा है, वेट अ सेकंड, यस, आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपने एक नया रूल स्टैब्लिश करा, एंड वो जो रूल आपने स्टैब्लिश करा है वो रूल आपके एग्जिस्टिंग जो वहां पे रूलर्स है उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन में लेके आ रहा है। एंड दिल्ली वाज द सेंटर, ऑब्वियसली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर्स। चौहान्स, तोमर्स, गढ़ावाला ये सारे आसपास में थे, इनके साथ आपका टसल हुआ, एंड उसके बाद जाके इवेंचुअली एक पूरा एक पूरा एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हुआ। तो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने में रहा। एक और कारण ये था कि जो टर्किश आमिर्स थे, आमिर्स जो एक रिच नोबिलिटी आप कह सकते हो, मैंने इसके बारे में आपको बताया, वो भी कांस्टेंट वे में कोशिश कर रही थी कि जहां हमें मौका मिले हम अपने अपने एक रूल को स्टैब्लिश कर देंगे, अपनी कंट्रोल को स्टैब्लिश कर देंगे। और ये चीजें तो बहुत कॉमन है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। अगेन उसके बाद रीजन क्या था, मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश के टाइम से हमें देखने मिलता है कि मंगोल्स वर ट्राइंग टू एंटर इनटू इंडिया।
सो मंगोल का जो एक सेंट्रल एशिया पे कब्जा होना और उसका क्या हो रहा था, सेंट्रल एशिया पे कब्जा हो रहा है, एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे आपका एक थ्रेट बन रहा है, प्लस एक्सेस जो क्वालिटी हॉर्सेस की थी वो रुक गई, ट्रेड हैम्पर हो गया, तो कई सी चीजें हमें देखने को मिलती है। प्लस इसके साथ साथ जो हिंदू राजा थे वो भी कॉन्टिन्यूस वे में कोशिश कर रहे थे कि अपने पावर को स्टैब्लिश कर सके। कई सारे राणाओं के एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो ये पूरा एक्सपेंशन हुआ एम्पायर का, वो ऐसा नहीं कि तुरंत हुआ, इट टुक टाइम एंड सेवरल फेजेस में हुआ, बिकॉज आप तुरंत जाके स्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। अगर मुगल एम्पायर एक लंबे समय तक रूल करा टिल 707 1526 से 707, तो उसके पीछे कारण था, एंड क्यों डेक्कन अल्सर के बाद वो डिक्लाइन करने लगा, तो वो चीजें भी ऑब्वियसली मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा मुगल पीरियड में। बट आपको ये समझ में आ रहा है कि पूरा जो एक लंबा समय रूल चला, एक सेंचुरीज तक का रूल चला, तो वो सेंचुरीज का रूल ऐसे नहीं चला, वो फेजेस में चला, राइट? तो उन चीजों को भी हम बेटर वे में समझेंगे। तो यहाँ पे 3 फेज में हम बेसिकली देखते हैं। जो फर्स्ट फेज था उसमें कंट्रोल दिल्ली के आसपास में ही रहा। दिल्ली में उन्होंने सेंटर किया, उसके आसपास में कब्जा करना शुरू कर, एक्सपैंड करे, गुजरात, राजस्थान, मालवा, ऐसे रीजन्स में आसपास में। सेकेंड फेज में वो थोड़ा नीचे जाते हैं, डेक्कन साउथ साइड में, डेक्कन ट्रैप के रीजन। डेक्कन ट्रैप इज जस्ट नॉट अबाउट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक भी जाता है वो। महाराष्ट्र, डेक्कन ट्रैप, तो वो देखने मिलता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट रूल स्टैब्लिशमेंट नहीं होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें, थर्ड फेज जो आया, वो आया था एक एक्सपेंशनिस्ट एस्पेक्ट, जहाँ पे आप डेक्कन की तरफ जा रहे हो और उसको अपने और कंट्रोल में लेके आ रहे हो, और इस टाइम पे ईस्टवर्ड एक्सपेंशन भी कर रहे हो और बंगाल के भी अपने अंदर लेके आ रहे हो। बंगाल एक ऐसा टेरिटरी जिसमें मैंने बताया था, इट्स लाइक जस्ट लाइक अफगानिस्तान, कॉफिन ऑफ बिग पावर्स की तरह ही देना। बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि यूजुअली हमने देखा है कि जब भी दिल्ली वीक हुआ है, उसका एक इन्वर्सली एक प्रोपोर्शन रहा कि बंगाल उतना ज्यादा रिबेलियस हुआ और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गया था। रिसोर्सेज वन ऑफ द फैक्टर रहा, एंड दैट्स द रीजन वाई जो भी वहां पे गवर्नर बना, दे ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि जैसे दिल्ली वीक होगा, सेंटर वीक होगा, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दूंगा, दैट्स द पॉइंट, राइट? गुजरात, ये आज का हमारा टॉपिक है, ऑल्दो आई वांटेड टू डिस्कस मोर अबाउट राजस्थान, मालवा एक्सेट्रा, बट गुजरात ही आज हम फोकस करेंगे। तो गुजरात में हमें पता है कि चालुक्यास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल था, एंड चालुक्यास वर दो दोज जिन्होंने हमेशा से टर्किश एक्सपेंशन को रोका, कांस्टेंट एक बैरियर की तरह काम किया, एक वॉल की तरह काम किया, और उनको एक्सपैंड नहीं होने दिया, बार बार वो हमला करते थे, इनको रोक दिया जाता था। बट जब मोहम्मद गौरी आए, देन व्हाट गौरी डिड, गौरी ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे चाहिए। सो उसने अनिलवाड़ा, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज मान सकते हैं गुजरात का, उस पे हमला किया, रेड किया और उसे ऑक्यूपाई भी किया, सक्सेस, राइट? अब गुजरात पे क्यों करने की कोशिश की जाती थी? क्योंकि गुजरात फर्टाइल था, वहां पे फर्टाइल ट्रैक्ट है, प्लस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पॉपुलर था, और हैंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स हम यहाँ पे देखने को मिलती है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे क्लाइमेट को देखते हो तो कॉटन वगैरह बहुत अच्छे से उगते हैं यहाँ पे, तो ये चीजें आप देख सकते हो। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, खम्बत कैम्बे का जो पूरा एक बेसिन है, सो दिस इज 6516 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। अगर हम देखते हैं पूरे उस बेसिन को, तो हमें देखना था खम्बत एक ऐसा जोन है जो आपको अलाउ कर रहा है वेस्ट एशिया से भी डील करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया से भी ट्रेड करने के लिए, एंड इवन चाइना तक भी जाने के लिए। एंड मैंने आपको बताया था बिकॉज मंगोल्स वर कंट्रोलिंग सेंट्रल एशिया, सो एक्सेस टू गुड क्वालिटी हॉर्सेस, एक्सेस टू लाइक कमोडिटीज कहीं ना कहीं बहुत हद तक रुक गया था। नो, इसकी वजह से हमें चाहिए था, लाइक उस पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए था कि हमें पास ऑल्टरनेटिव हो, एंड ये ऑल्टरनेटिव एक बड़ा फैक्टर बना कि जब मैं आपको राइज ऑफ ब्रिटिश पावर बताऊंगा, यूरोपियन पावर्स बताऊंगा, तो वॉयज जो पोर्टुगीज ने शुरू किया ऑब्वियसली, वो इसलिए हो पाया क्योंकि जो मुस्लिम ऑब्वियसली ब्लॉकेड्स आ रहे थे, जो ब्लॉकेड्स आ रहे थे टू द ट्रैवलर्स, यूरोप से ट्रैवलर्स आ रहे थे, उसकी वजह से एक ऑल्टरनेटिव रूट को ढूंढने की जरूरत पड़ी थी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई सी रूट ढूंढा गया था। विल एक्सप्लेन मोर ऑन इन डिटेल,
तो हम मॉडर्न इंडिया में एंटर करेंगे, राइट? सो यहाँ पे हमने देखा कि जैन, हिंदूज, बोरास, अरब मर्चेंट्स, ये सारे कहीं ना कहीं ना सिर्फ यहाँ पे सेटल कर रहे थे खंबत के रीजन में, बल्कि एक दूसरे ट्रेड भी कर रहे थे। सो इट्स अ गुड, बोथ इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। और भी कारण थे जिसकी वजह से गुजरात एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकस बना, बिकॉज टेम्पल्स यहाँ बहुत प्रॉस्पेरस थे। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वन ऑफ द प्रोमिनेंट टेम्पल्स माना जाता है सोमनाथ। सोमनाथ तो कई बार रेड किया गया, एंड एवरी टाइम उससे रेड करा गया, वो एवरी टाइम वो बना, एंड वो उतना ही प्रॉस्परस बना। रीजन बिंग, स्टेट वाज रिच इनफ, एंड नॉट ओनली दिस, टेम्पल्स वर सो लाइक ऐसे थे जिन पे बहुत ज्यादा दान दक्षिणा होती थी, एंड दे वर सो रिच कि वो रिकंस्ट्रक्शन हो जाता था। एंड एवरी टाइम कोई रेडर आता था, वो रेड करता था, वो और अमीर भी बनता था, बट नो वरीज, सोमनाथ टेम्पल वापस बन जाता था। ये चीज हमें देखने में थी यूपीएससी में। सोमनाथ से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, सो बी फोकस ऑन दिस पार्ट्स। अनदर रीजन जो अट्रैक्ट करता टर्किश आइस को, मैंने बताया था, मंगोल्स का कंट्रोल होने की वजह से सप्लाई नहीं आ रही थी सेंट्रल एशिया से, एंड ये फैक्टर था। बलबन कहीं ना कहीं जो था हैड कंटेन करना पड़ा था, क्योंकि हॉर्सेस का जो एक सप्लाई था वो रुक गया था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको उसको जो है इंडियन ब्रीड्स पे ही फोकस करना पड़ रहा था। और वो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया भी था, वन ऑफ द रीजंस वाई जो बलबन की एक जो होल्ड थी वो वीक क्यों हो रही थी, वो एक बड़ा फैक्टर मंगोल्स का भी था। और भी कई सारे कारण है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ बाहर से आ रहे थे, एक्सटर्नल फैक्टर था जिसकी वजह से फोकस किया था, बल्कि इंटरनल भी था। चीफ मिनिस्टर जो राय करण के थे उस टाइम पे, चीफ मिनिस्टर करण थे, अपने रूरल करण, वो जो थे उन्होंने अलाउद्दीन को इनवाइट करा था, राइट, कि आप आए और हमला करें गुजरात के ऊपर। क्यों? क्योंकि राय करन वाज दैट पर्सन जिसने उसकी चीफ मिनिस्टर की वाइफ को काइंड ऑफ एबडक्ट कर लिया था, एंड कई सारे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, मिसडीड्स कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग भी खुश नहीं थे, and लोग तो क्या, एडमिनिस्ट्रेशन खुश नहीं थी उनसे। तो अलाउद्दीन ने इस चीज को देखा, उल्लू खान, नुसरत खान दोनों को अपॉइंट करा, and दोनों को भेजा भी। उल्लू खान, नुसरत खान वर दोस वर वन ऑफ द प्रोमिनेंट, वर टू प्रोमिनेंट वॉरियर्स कह सकते हो अलाउद्दीन के। उल्लू खान ने जैसलमेर में भी रेड किया। दोनों की कंबाइंड फोर्सेस ने गुजरात, चित्तौड़, गुणिलवाड़, सब पे रेड करा। जब गुजरात पे हमला किया तो उस टाइम पे रायकरण थे। रायकरण एक ऐसे रूलर की तरह है जिन्होंने जस्ट एक नया डायनेस्टी स्टैब्लिश ही करा था। एंड मैंने बताया, बिकॉज मिड स्ट्रीट करते थे, ज्यादा लोगों की तरफ दयालु भावना नहीं रखते थे, एंड दैट वाज द रीजन वाई लोगों का सपोर्ट भी नहीं था। एंड दिस इज द रीजन वाई जब अलाउद्दीन ने हमला किया या उसकी आर्मी ने हमला किया, उलूग खान, नुसरत खान ने, लोगों का रिवोल्ट नहीं आया, बिकॉज जस्ट एक नया डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ था, और जो नया राजा था उससे वो कुछ महान काम किए नहीं थे लोगों के लिए, तो लोगों के अंदर वो कुछ वैसी भावना थी भी नहीं। और रायकरण भाग भी गए थे, राइट, वो देवगिर भाग गए, एंड देवगिर भाग गए, उसके बाद सारे एसेट्स जो भी प्रॉपर्टीज थी, सोना जेवरात, इवन वीमेन चिल्ड्रन, उन सबको पकड़ लिया गया। साथ ही साथ रायकरण की वाइफ रानी कमला देवी को भी पकड़ा गया, बट कमला देवी के साथ मिसबिहेव नहीं किया गया। शी वॉज टेकन टू दिल्ली, एंड वहां पे अलाउद्दीन की जो हारम थी उस पर उनको रखा गया, एंड बाद में उनकी शादी भी हो जाती है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। सो दिस वाज थिंग। और हाँ, सोमनाथ को प्लंडर किया गया था, सोमनाथ को बहुत बुरी तरह से प्लंडर किया गया था, और उससे पहले गजनवीज ने उसको प्लंडर करा था, ये चीज हमें देखने को मिलती है। सो या दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट समझ में आया होगा टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में। दिस इज नॉट इट फॉर दिस पार्ट। अभी राजस्थान, मालवा एंड बहुत सारे और बचे हुए हैं, सो विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। सॉरी आई एम नॉट वेल, सो बट ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने की, सो आई एम डूइंग दिस। अगेन, किसी भी तरह का डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मैसेज सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे आप पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई फील हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर मैसेजेस, अच्छे बुरे, क्वेश्चंस, फीडबैक्स, एवरीथिंग। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड एंड enthusiastic अबाउट दिस। सो दैट उस चीज़ के लिए बिल्कुल स्ट्रेस ना ले। बाकी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे ग्रेजुअली मैं अपडेट कर दूंगा, आपको इंस्टाग्राम बायो में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे है, इन कुछ चीज़ों को मैंने और कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे कई सारे फीडबैक्स आए थे, मैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा फ्रॉम
डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट पे फॉलो करें। वहां पे मैं आपको पोस्ट के फॉर्मेट पे या कोट्स या फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।